नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ आचार्य चाणक्य की विषय में कुछ और बातें। तो आज के सब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से शुरू करूँगा। आचार्य चाणक्य विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य महापंडित चाणक्य अपने समय के एक ऐसे क्रांति दृष्टा, विचारक और प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ थे जो इतिहास को एक नया मोड़ देने की क्षमता रखते थे। अत्यंत दूरदर्शी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का यह वह काल था जब भारत के पश्चिमोत्तर इलाके से विदेशी शक्तियां भारत पर आक्रमण कर रही थी। भारत की विपुल संपदा का लालच उन्हें यहाँ खींचकर ला रहा था। उस समय समस्त भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। कोई भी राज्य अपने पड़ोसी राजा की सहायता के लिए तैयार नहीं था। सभी अपने अपने राज्य की सीमाओं में सिमटे अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे थे। एक राष्ट्र की भावना को दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। दूसरे अर्थों में यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्र की भावना को कोई भी पहचानना ही नहीं चाहता था। ऐसे समय में सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य ने भारत में एक राष्ट्र की कल्पना की थी। वे इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे जब तक कि ये भारत के छोटे छोटे राज्य एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक इनके भीतर देश प्रेम की भावना का उदय नहीं होगा। जब तक ये संगठित होकर विदेशी आक्रमणकारी शत्रुओं का सामना नहीं करेंगे तब तक ये राष्ट्र के लिए अपने तुच्छ और निजी स्वार्थों का परित्याग नहीं करेंगे। तब तक भारत की अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रख पाना कदापि संभव नहीं होगा। भारत की स्वाधीनता के बाद विभिन्न रियासतों और रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने का जो दुष्कर कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कुछ वैसा ही दुष्कर कार्य आचार्य चाणक्य ने आज की परिस्थितियों से सर्वथा विपरीत स्थिति में तब किया था जब यह कार्य सर्वथा असंभव समझा जाता था। इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, परंतु आचार्य चाणक्य ने तब असंभव को भी संभव कर दिखाया था। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। बड़ी बड़ी बाधा को वे नगण्य समझते थे। उस समय विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा यूनान का राजा सिकंदर था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के कुछ देशद्रोही राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनका साथ दिया, परंतु आचार्य चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत के कुछ देश प्रेमी राजाओं को संगठित कर आतताई सिकंदर को जबरदस्त टक्कर दी और चंद्रगुप्त जैसा एक महान नायक देकर अखंड भारत की नींव रखी। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उन्होंने भारत को एक झंडे के नीचे संगठित करने का सफल महायज्ञ संपन्न किया। यह उन्हीं की कुशल राजनीति का परिणाम था कि सिकंदर के बाद सम्राट चंद्रगुप्त से टक्कर लेने का साहस फिर कोई आक्रमणकारी नहीं कर सका। भारत के स्वाभिमान की रक्षा में आचार्य चाणक्य अविचल चट्टान की भांति उठ खड़े हुए थे। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। चाणक्य पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य नाम मिला। कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से भी संबोधित किया गया। उनके पिता के द्वारा दिया गया वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कुछ विद्वानों का मत है कि कुटिल गोत्र के वंशज और सर्वशास्त्र और अर्थशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता होने के कारण चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है। आचार्य चाणक्य केवल अर्थशास्त्र के ही पंडित नहीं थे, वरन दूसरे शास्त्रों और शस्त्र विद्याओं के भी वे पूर्ण विद्वान थे। वे कूटनीतिक योद्धा और असाधारण कोटि के कुशल नीतिज्ञ सेनापति थे। आचार्य चाणक्य का समस्त जीवन जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। वे महान आदर्शवादी, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्यादाओं के प्रतिष्ठापक थे। विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है
कि जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया वे राजतंत्र का सफल संचालन ही नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध आ रहे थे। मगध का राजा घनानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वे मगध के सम्राट घनानंद को पदच्युत करके ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से ना जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके नंगे पैर में एक कांटा चुभ गया। वे क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उस कांटों को ही नहीं उखाड़ा बल्कि उन कांटों के वृक्ष की जड़ों में मट्ठा लाकर डाल दिया ताकि वे दोबारा ना उग सकें। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने में ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने में विश्वास नहीं करते थे। अपने द्वारा नया मार्ग बनाने में ही उनका विश्वास था। कहा जाता है मगधपति धर्मनंद ने चाणक्य के पिता चाणक्य का वध किया था। वह राजा अत्यंत अहंकारी था और सत्ता के नशे में चूर रहता था। प्रजा के सुख दुख से उसे कोई लगाव नहीं था। वह अपने भोग विलास में डूबा रहता था। चाणक्य ने ऐसे दुष्ट राजा का वंश समूल रूप से नष्ट करने का संकल्प लिया था और उसे नष्ट कर डाला। उसे खत्म करके चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाया। राज सत्ता प्राप्त करके भी उन्हें राजमोह कभी नहीं हुआ। राजमहलों से दूर वन में कुटी बनाकर रहने वाला यह आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को सुदृढ़ करने में निरंतर लगा रहा है। उसने अपने से पूर्ववर्ती चिंतकों के ग्रंथों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था को बारीकी से समझा तथा परखा। पौराणिक ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित मान्यताओं और नीतियों का आकलन किया। वैदिक साहित्य में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के गुण अवगुणों का परिशीलन किया। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम आदर्शों व व्यवस्थाओं का व्यवहारिक परिशीलन करके महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, उसी प्रकार चाणक्य ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा स्थापित नीति सूत्रों का गहन अध्ययन किया और सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तय किए व इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। यह ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से कालजयी रचना के रूप में राजनीति का महाकाव्य सिद्ध हुआ। इसलिए चाणक्य द्वारा रचित जो नीति श्लोक आज उपलब्ध होते हैं उनमें अधिकांशतः शुक्र नीति, रामायण में वर्णित राम राज्य की नीति और महाभारत के नारद, कृष्ण, विदुर, भीष्म आदि के द्वारा जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था और राजा प्रजा के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है, उनका अधिकांश अंश लेकर चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ की रचना की। परंतु उन्होंने नकल नहीं की, अपितु उनका अनुशीलन करके केवल उन्हें युगानुकूल स्वरूप दिया, बल्कि उनका वर्तमान युग की परिस्थितियों से पूरा तालमेल स्थापित किया। प्राचीन काल में महान भारतीय चिंतकों और मनीषियों ने मनुष्य जीवन की प्रत्येक भंगिमा को बहुत करीब से देखा था। उनकी प्रत्येक भावनाओं को जांचा परखा था और जिस प्रकार उन्हें सरलता से कंठस्थ किया जा सकता था उसे ध्यान में रखकर मनुष्य की भलाई के लिए उन्होंने अपने उस चिंतन को छोटे छोटे सरल नीति वाक्यों में बांध लिया। महर्षि पातंजलि का योग सूत्र, नारद का भक्ति सूत्र, वात्स्यायन का काम सूत्र, भरत मुनि का नाट्य सूत्र, शुक्राचार्य की शुक्र नीति, कामंदकीय नीति सार, धर्म सूत्र, मनुस्मृति, वैदिक साहित्य सूत्र, उपनिषद, पुराण, संस्कृत महाकाव्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, शतपथ,
ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन साहित्य आदि अति प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनसे संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की छोटी से छोटी बातों का उल्लेख प्राप्त होता है। विद्वानों का मत है कि ये ग्रंथ ईसा के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले लिखे जा चुके थे। चाणक्य के काल से भी काफी पहले इनका प्रचुरता के साथ प्रचलन था। दरअसल इसमें कोई विभेद नहीं है कि हमारी प्राचीन राज्य व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा धर्म है। भारतीय प्राचीन साहित्य में राज्य व्यवस्था को राजधर्म, राजनीति, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नामों से जाना जाता रहा है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में अपने से पूर्ववर्ती अर्थशास्त्र के ज्ञाता 19 आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है। इनके रहते हुए भी प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में चाणक्य का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने शासन, कला और कूटनीति का महान प्रतिपादक आचार्य चाणक्य को माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके इस ग्रंथ में उनके नीति वाक्य सरल संस्कृत श्लोकों में सूत्रों के रूप में बिखरे पड़े हैं। आज भी बाजार में चाणक्य नीति के रूप में कितनी ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनमें कितने ही श्लोकों की पुनरावृत्ति भी प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा का दोष भी काफी मिलता है और जगह जगह अर्थ अनर्थ भी किया गया है। इन सभी बातों को देखते हुए चाणक्य द्वारा रचित नीतियों को संग्रहित कर हमने आप लोगों के बीच में एक वर्तमान संदर्भों के साथ आज के अर्थ की सार्थकता के लिए आप सब लोगों के साथ जोड़ने का ये छोटा सा प्रयास किया है। सहज और सरल भाषा में अर्थ की व्याख्या बताऊंगा। ये सिर्फ उपदेशात्मक बनकर ही ना रह जाए। विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जिसने अपनी बुद्धि के चातुर्य से राजसत्ता को प्राप्त करने में विजय श्री प्राप्त की हो। राजा और प्रजा के मध्य चाणक्य ने एक ऐसा सेतु स्थापित किया था जिसकी आधारशिला ठोस भूमि पर स्थापित है। उनके द्वारा प्रस्तुत नीति वाक्यों और सूत्रों को पढ़कर जनमानस में एक नया जोश, ओज, तेज और दृढ़ता, साहस, आत्मविश्वास और समाज के पुनः उत्थान की एक ऐसी नवचेतना जागृत होती है जिसकी मिसाल इतिहास में प्राप्त नहीं होती। आचार्य चाणक्य के जीवन का उद्देश्य था जन कल्याण। इसी उद्देश्य के निमित्त उन्होंने अपने ग्रंथों की संरचना की थी। उनकी राजनीति, सदाचार और धर्म से कभी भी अलग नहीं हुए। आज के संदर्भ में चाणक्य की नीतियां उतनी ही कारगर हैं जितनी कि चाणक्य के काल में थी। यह एक विलक्षण बात है चाणक्य नीति में। मनुष्य आज भी वही है जो तब था। आज उसने जिस तरह की परिस्थितियों के मध्य से उसे गुजरना पड़ रहा है, उस समय भी कामोबेश कुछ ऐसी ही स्थितियां से उसे दो चार होना पड़ता होगा। आज जिस प्रजातंत्र के मध्य हम जी रहे हैं, उस समय का राजतंत्र कुछ ऐसा ही रहा होगा। आचार्य चाणक्य की नीतियों से तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण हमें प्राप्त होता है। आज का प्रजातंत्र तत्कालीन राजतंत्र का ही बदला हुआ स्वरूप है। बस आज इतनी छूट अवश्य मिली है कि देश का एक अदना सा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री की आलोचना में मुंह खोल सकता है। तब शायद ऐसा ना रहा हो, परंतु अपने ज्ञान की प्रबुद्धता के तेज से चाणक्य जैसा व्यक्ति ही तब भी राजा को स्पष्ट चुनौती देने की क्षमता रखता था। इसी बात को ध्यान में रखकर संभवतः चाणक्य ने चंद्रगुप्त के काल में राजा और प्रजा के मध्य समन्वय का सीधा और सरल मार्ग निश्चित किया था। राजा के सम्मुख आम जनता को महत्व देकर और कूटनीति के विविध अंगों का सांगोपांग चित्रण करके चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य को एक अत्यंत मजबूत आधारशिला प्रदान की थी। चाणक्य के नीति वाक्य भले ही शब्द विन्यास में छोटे हों, पर उनमें जो भाव भरे हैं
वे अत्यंत विपुल हैं, गहन हैं और दूर तक प्रभावित करने वाले हैं। चाणक्य की नीतियों का सरल अनुवाद भाषा में करने तथा उन्हें आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ने के पीछे हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम वर्तमान शासन, सत्ता और प्रजा के मध्य एक ऐसे सेतु का निर्माण कर सकें जिस पर से होकर जनहित और राष्ट्रहित की भावनाएं तक दूसरे की ओर प्रवाहित हों। यदि यह संभव हो सका तो हमारा ये प्रयास सार्थक कहलाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे की श्रृंखला में फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।